नमस्कार, 9 बजे की खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है और आचार संहिता लागू हुई है, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और इसमें छोटे बड़े सब प्रकार के नाम हैं। इनफैक्ट जो बड़े नाम हैं उनके बारे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको सिर्फ नसीहत देकर, एडवाइस देकर या आगे सतर्कता बरतने को कहकर चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग के पावर्स की है, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर उठ रही है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और तीसरा ये कि क्या अब भी चुनाव आयोग की वही साख है जब नेता इस तरह से मनमानी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं यहाँ पर। एसके मेंदिरत्ता हैं, लीगल एडवाइजर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। निर्मल पाठक हैं हमारे साथ और एडिटर हैं भाषा के। मेंदिरत्ता साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगातार उल्लंघन हो रहा है आचार संहिता का, लगता है कि जो नेता हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग क्या कह रहा है, तो इसमें चुनाव आयोग के पास क्या रह जाता है, पावर्स क्या रह जाता है कि वो कड़ी कार्रवाई करे, या फिर सिर्फ ये एक एडवाइस देके छोड़ना ही काफी है? देखिए, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को काम करना है, लेकिन कानून ने इलेक्शन कमीशन को पावर्स तो नहीं दी। कहा है ड्यूटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। और ये मॉडल कोड जो है जिसकी आप बात कर रही हैं, तो मॉडल कोड तो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद बना के इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसको लागू करिए। अब उनको सबसे पहली तो नैतिक जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, जिन्होंने खुद मॉडल कोड बनाया, तो उसका उल्लंघन ना करें। लेकिन जब उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग के पास अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कोई खास ऐसी पावर नहीं है कि किसी को कह दे कि आप इलेक्शन ही लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो अपना किसी को डिस्प्लेजर कन्वे कर दे, किसी को सेंस्योर कर दे, किसी को रिप्रीमैंड भी होती है कभी-कभी, किसी को रिप्रीमैंड कर दे, तो ये हो सकता है। या वो जहां देखते हैं कि जो उल्लंघन हुआ है वो किसी कानून का भी उल्लंघन है, तो वहाँ वो FIR वगैरह फाइल करवाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा FIR फाइल करने का मतलब वो मामला गया, क्योंकि कोई उसकी बाद में फॉलो अप होगा नहीं, और जो असर होना है वो तो 13, 14, 15 दिन का ही होना है जब से पोलिंग से पहले। तो अगर वो बाद में चलता भी रहे, मुकदमे चलते रहे, तो क्या फर्क पड़ता है। हमने बहुत सारी जगह पर ये भी देखा कि किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट हमने जो थी वो FIR करवाई, बाद में वो मिनिस्टर फिर मिनिस्टर बन गए और वहां से गवर्नमेंट से ऑर्डर दिला दिया कि ये केस विड्रॉ कर लो। तो निर्मल जी, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, जब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है, और ये काफी पुरानी बात है जब इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट धीरे धीरे करके शुरू हुआ और इस फॉर्म में अब आया है, तो जब खुद राजनीतिक पार्टियां इसको मानने को तैयार नहीं, हम एक पूरी फहरिस्त देख रहे हैं यहाँ पर, राज्यपाल इसका उल्लंघन कर रहे हैं, एक CM कर रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री करते नजर आ रहे हैं, सांसद कर रहे हैं, और नमो टीवी का मामला आपको पता ही है। उसके बाद सेना का जो इस्तेमाल है उसकी तस्वीरें उसका पता ही है, बार बार कहते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर किसी भी नेता को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर बाकी हो, एक दूसरे के खिलाफ तो कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसे में इसका मतलब क्या रह जाता है फिर? देखिए, वो जैसे मेंदिरत्ता जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई जुडिशियल पावर या कानूनी अधिकार है नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब TN सेशन को हम सब लोग अभी तक क्यों याद करते हैं, और TN सेशन के बाद से हम लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का दिन पर दिन हम सोचते हैं कि अब जो अगला आएगा वो शायद ठीक होगा, लेकिन जो आता है वो पहले वाले से भी ज्यादा खराब। लेकिन जब लीगल पावर्स नहीं है, जैसा मेंदिरत्ता साहब कह रहे हैं, तो उसमें फिर आखिर क्या करेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या बाकी वो क्या करेंगे? देखिए, इसमें मोदी जी, जो अभी योगी जी ने कहा मोदी जी की सेना, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि आगे से ध्यान रखें, इसमें एक कोई कड़ा संदेश नहीं दे सकता था इलेक्शन कमीशन? जैसे बिल्कुल कुछ भी वो सेंसर कर सकते थे। ये तो एक एडवाइस जैसी हुई कि ठीक है, आपने इस बार तो कह दिया पर आगे मत कहिएगा, तो सवाल उठ रहे हैं। और उससे होता कुछ नहीं, पर एक मॉरल प्रेशर तो पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से अपने को कंडक्ट कर रहा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है।
और धीरे धीरे ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे असर डाल रही हैं ये चीज़ें। और इस बार के चुनाव में ये हुआ, पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है उस पर आशंकाएं उठी हैं। चुनाव की घोषणा में देरी हुई, उसके बाद फिर जिस तरह से लगातार विज्ञापन चल रहे थे और प्रधानमंत्री जी जो अपने योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, उनका घोषणाएं कर रहे थे, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उस समय भी उठे हैं। फिर चुनाव शुरू हो गया, उसके बाद से लगातार हो रहे हैं। ये हर चुनाव में होते हैं, थोड़े बहुत हर तरह की शिकायतें उसमें होती हैं। लेकिन 2019 का चुनाव बिल्कुल अलग है, उससे ज्यादा हो रहा है, पहले से ज्यादा। लेकिन मेदिरत्ता साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसा निर्मल यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जब जैसा आपने कहा कि लीगल पावर्स अगर नहीं दिए हुए हैं, आपको किसी को सजा देने का प्रावधान आपके पास नहीं है उस तरह से, तो किसी के भी वहां पर बैठने से क्या कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो भी चुनाव आयुक्त आता है, हाँ, उसको पता है कि मैं पब्लिक गेज में हूँ, हाँ, जो सब जनता मेरे को देख रही है, बिल्कुल, और कोशिश तो हर एक की यही होती है कि भाई मैं अपनी इमेज ठीक रखूं, और वो कोशिश यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके मैं अपना काम ठीक करूं। अब ये जनता की, जैसे अब ये कह रहे हैं कि योगी जी के लिए कुछ ज़्यादा कड़े शब्द भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन जब कोई परवाह ही नहीं करता, अगर आप किसी को सेंसर भी कह देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने उनको कह दिया कि आपको आगे फ्यूचर में ऐसा मत करिए, तब भी उसके बाद में पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे, हाँ, कि भाई अपना, तो पहले सुना करते थे राजनीतिक दल, तो ये था कि वो उन पर असर होता था अपने, हाँ, उनको ये सोच के कि पब्लिक की ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी। और मॉडल कोड का जो रियल सैंक्शन थी ना पहले, अभी भी बस वही है, क्योंकि कानूनी तो है नहीं, तो पब्लिक ओपिनियन जो है वही सैंक्शन है। अब वो लोग पब्लिक ओपिनियन की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है करने दो, कर लेंगे जो क्या। लेकिन एक चीज बताएं सर कि कभी भी ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि चलिए इस तरह से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने निकाला, लेकिन हमको इससे ज्यादा पावर्स चाहिए ताकि हम इसको एनफोर्स भी सही तरीके से कर दें जो जिम्मेदारी दी गई? नहीं, देखिए, उसमें बात ये, उसमें थोड़ा सा वो है, अगर मान लीजिए पहले किसी टाइम पर हमने ये एक सिफारिश की थी, हाँ, कि भाई मॉडल कोड को एक जो है लीगल सैंक्शन दी जाए जी। लेकिन बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने और हमने खुद ही ये सोचा कि अगर उसको आप मॉडल कोड को लीगल सैंक्शन देंगे तो क्या करेंगे, इलेक्टोरल ऑफेंस बनाएंगे। इलेक्टोरल ऑफेंस का मतलब ये है कि आप वहाँ FIR फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे पुलिस के पास, फिर वो केस तो चला गया। और मॉडल कोड का वैल्यू क्या है, सिर्फ 13-14 दिन जो कैंपेन पीरियड है, और अगर उसमें कुछ नहीं हुआ और मैजिस्ट्रेट ने लेके नोटिस दे दिया और 20 दिन के बाद की डेट दे दी तो क्या फायदा हुआ। इसीलिए हमने खुद ही विड्रॉ कर लिया था। लेकिन ये बात है कि अगर कोई लीगल सैंक्शन देनी है जी, तो वो इलेक्शन कमीशन को पावर दीजिए, कोई हाँ, फाइन की पावर दीजिए, कोई उनको कुछ जो है वो किसी सजा की पावर दीजिए, वो पावर तो मिलेगी नहीं। फाइन की पावर तो अब तो हर राजनीतिक दल के पास इतना पैसा है कि फाइन से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये भी बात सही कह रही है। ठीक है, आगे मैं निर्मल आपसे भी सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं एक यहाँ पर जो गाइडलाइंस आए हैं जनरल इलेक्शन के, जनरल एडवाइजरी एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आई है, जिसमें कई इसमें दिए हुए हैं 6 पॉइंट्स इसमें, जहां कहा गया है कि कास्ट कम्युनल फीलिंग के बेसिस पे कोई भी वोट नहीं मांगेगा, कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिससे म्यूचुअल हेट्रेड, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा की जाए, या कास्ट कम्युनिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में आपस में तनाव हो, प्राइवेट लाइफ जो है या पब्लिक एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है किसी लीडर के, उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो बस सुनते जाइए जो एडवाइजरी है और सोचते जाइए कि इसमें क्या क्या जो है वो हमारे नेता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पार्टीज और देयर वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ अनवेरिफाइड एलिगेशंस, यानी एलिगेशंस, आपके आरोप अगर प्रूव नहीं भी हुए हैं तो भी आप अगर बता रहे हैं या डिस्टॉर्ट करके, बिगाड़ के उसको बता रहे हैं, ये भी मना किया गया है एडवाइजरी के मुताबिक। टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, यहाँ पर आप इलेक्शन प्रोपेगेंडा या स्पीच वगैरह नहीं कर सकते। ये तो खैर हमने अभी देखा नहीं है इस तरह का बहुत ज़्यादा। तो और कैंडिडेट जो हैं वो डिफेंस पर्सनल, ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है कि उनके पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो डिस्प्ले नहीं कर सकते, उनके नाम पे वोट नहीं मांग सकते। इतने सारे में मुझे एक जो है उसके अलावा बहुत मतलब ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है चुनाव में जहां पर वायलेट नहीं किया जा रहा हो। जब इस लेवल पर वायलेशन है तो इस आचार संहिता को रखने का क्या मतलब
मतलब है निर्मल? क्यों इसको स्क्रैप क्यों ना कर दिया जाए, हटा क्यों ना दिया? आचार संहिता बनाई तो पॉलिटिशियंस नहीं है, और जैसा कहा सर ने भी कि उन्होंने बना के और इलेक्शन कमीशन को दिया है। अब ये इसको मानना नहीं मानना भी पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जब तक वो खुद ही इसको नहीं मानते हैं तो कोई दूसरा उसमें क्या कर लेगा, आप बताइए। इलेक्शन कमीशन उसमें क्या करेगा? सिर्फ मैंने जो कहा कि एक नहीं, तो फिर ये दिखावे के लिए रखना क्यों फिर? बिल्कुल, इस पे तो पब्लिक को सोचना चाहिए। ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उसी पे जो वोट दे रहे हैं उन पे, जब तक वहां से प्रेशर नहीं बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज पे कि इस पे या तो इसको लीगल सैंक्शन दीजिए आप। एक बार पब्लिक जब वोट दे देती है उसके बाद फिर उसके हाथ से भी तो पावर चला जाता है। बिल्कुल, देखिए जब तक ये गठबंधन की सरकारें थी, एक जो गठबंधन की सरकारों के नहीं, जो देश के लिए कहा जाता है कि वो ठीक नहीं है, उसके लिए एक तर्क ये उसमें है कि गठबंधन की सरकारों पे मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेशर रहता है इस तरह की चीजों को मानने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, बजाय जो पूरी मेजॉरिटी से आते हैं। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में क्या हुआ है ना, किसी भी उसके क्षेत्र में जाके, और अभी क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं सब लोग। तो जब तक पब्लिक इसको, वोटर इसको ठीक से नहीं समझेगा कि ये क्या नहीं, लेकिन वोटर, मेरा सवाल ये है कि वोटर इसको समझ कर भी क्या कर लेगा? नहीं, वोटर समझ के वो अपने हिसाब से, उस हिसाब से वोट देगा कि कौन इसमें राजनीति में नैतिकता और शुचिता का ध्यान कौन रख रहा है, उस पे क्यों नहीं उसको वोट देना चाहिए। ठीक है, इस पे मैं वापस आऊंगी। सर आप इस पे कुछ मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो आप जितनी एडवाइजरी की बात करी है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल, ये मॉडल कोड जो है हमने जब 1991 में एक प्रॉपर शेप देकर और सब पॉलिटिकल पार्टीज को दिया था, ये सब उस तब की बातें लिखी हुई। सिर्फ यही बात थी जो डिफेंस पर्सनल वाली, वो 2014 के इलेक्शन में पीछे में आई थी, वो एक नई चीज ऐड करी थी। बाकी ये सब चीज़ तो पुरानी। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा कि कोई ऐसी अपील नहीं करेंगे जिससे कि जो डिफरेंट आपसी नफरत हो, आपसी नफरत हो। ये तो इंडियन पिनल कोड में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में, दोनों में ऑफेंस है। लेकिन वो ये समझ नहीं आते, कि मुझे समझ नहीं आती कि जो पॉलिटिकल पार्टीज देख रही हैं सब कुछ हो रहा है, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि चुनाव आयोग उसके लिए बैठा है। तो आप चुनाव आयोग के पास, मैंने देखा है कितने दल आते हैं, ठाकरे को पनिश किया था। नहीं, मैं अभी बात, अब ये मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग के पास जाके तो चुनाव आयोग क्या करेगा, वहां पुलिस के पास जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं जाते? और फिर आपको सिर्फ शिकायत कर देने के लिए ये वो उन्होंने कहा है, लेकिन चुनाव आयोग को आगे एक्शन लेने के लिए कुछ थोड़ा सा एविडेंस तो दीजिए। यानी इसका जो मैं मतलब समझ रही हूँ वो ये कि जो शिकायत करने भी जो दल आते हैं, असल में वो खाना पूर्ति करने ज्यादा आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम लौटते हैं इस चर्चा पर, लौटते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। तो लगातार हम अपने खास मेहमानों से बात कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का, जो आचार संहिता है उनके उल्लंघन का। यहाँ पर मेहंदी रहता साहब ने जैसे ब्रेक पर जाने के पहले कहा कि जो पावर्स कोर्ट के पास हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियां या जिस भी पार्टी को शिकायत है वो वहां पर जा सकते हैं, चुनाव आयोग आने के बजाय। निर्मल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब चुनाव आयोग यहाँ से ये कहे कि हमारे पास जब पावर नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं कि आप सतर्क रहें आगे, या हम जवाब मांग सकते हैं और फिर उसके बाद डिस्प्लेजर जता सकते हैं, जैसा कुछ मामलों में हुआ है। ऐसे में जब कोर्ट जाना ही एक ऑप्शन है, तो फिर ये एक पर्दा क्यों रखना? मतलब क्यों हम ये सोचें कि चुनाव आयोग कुछ करेगा? दोनों चीज़ देखिए, जो हम कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत क्या है अगर कोई उसको मान ही नहीं रहा है, पर ऐसा भी नहीं है। देखिए, उसकी वजह से कुछ तो चेक है। ऐसे जो जब टॉप पे बैठे हुए लोग, जब बड़े नेता लोग, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के हों, जब वो उसका उल्लंघन करने लगते हैं तो फिर उनकी पार्टीज में दूसरे लोगों को भी लगता है कि इसमें छूट मिल गई है। अदरवाइज उससे कहीं ना कहीं तो उससे उस पे चेक लग रहा है। हर चुनाव में हम देखते हैं कि पिछली बार से ज्यादा होता है। हर चुनाव में इसका ये मतलब है कि वो जो एक मॉरल फोर्स है वो कम होता जा रहा है। उसको और मजबूत करने की जरूरत है, बजाय उसको हटाने की। क्योंकि
देखिए, एक तो वही ऑप्शन है कि उसको लीगल सैंक्शंस दी जाएं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा आप मजबूत बनाइए। अभी इलेक्शन टीएन शेषन ने सख्ती की, उसके बाद हमने क्या किया, 2 इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ और बैठा दिए। मतलब उसको मजबूत करने के बजाय उसको और कमजोर किया, ताकि अब बहुमत से फैसला होगा तो उसमें 2 लोग आपके पक्ष में बोल दें, सरकार के पक्ष में। तो उसको कमजोर करने के बजाय उसको, अब जब आपने 3 बना दिया तो खिलाफ भी बोल सकते हैं ना, हमें क्यों मान के चलें कि पक्ष में या विपक्ष नहीं, में क्योंकि बोलेंगे? उनको सरकार अपॉइंट कर रही है, वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर रहे हैं उनको। तो पर सेशन साहब को भी तो सरकार ने नहीं, पर वही मैं कह रहा हूँ कि शेषन जैसा दमगुर्दा भी तो हर इलेक्शन कमिश्नर में चाहिए, वो तो नहीं है किसी में, हर आदमी शेषन नहीं हो लेकिन सकता। घूम फिर कर ये भी जो आप बात बोल रहे हैं, ये घूम फिर कर फिर वही जो पॉलिटिकल विल नहीं, है उसको दोनों उस पे तरफ आता है। बिल्कुल, पॉलिटिकल विल पे ही आता है। उनको ये उसकी जरूरत है कि आप इलेक्शन, अगर आपको चुनाव ठीक ठाक कराने हैं, इस संस्था को अगर इसकी विश्वसनीयता बना के रखनी है, तो आप इलेक्शन कमीशन को मजबूत करिए। उसमें आप क्यों नहीं करते कि इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव नियुक्ति भी आप उसी तरह से करेंगे जैसे लोकपाल की कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर बैठ के करें। सर, ये आपको आइडिया ये ठीक लगता है कि इस तरह से हो? बहुत सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने ये रिटर्न में भी जो है रिकमेंडेशन दिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, तो हम वेट कर रहे हैं कि शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को ठीक कर दे। और वो भी होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कानून बनाएंगे पार्लियामेंट कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है। लेकिन 1950 से लेकर अब तक कोई कानून तो बना नहीं। ठीक, नहीं, उसमें ये भी है ना कि इसके इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, एक तो वो इशू है। दूसरा, जो 2 कमिश्नर हैं उनको भी आप इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर पावर दें, ये भी एक सिफारिश हुई है। तो नहीं, वैसे पावर है, संस्था को आप मजबूत बनाइए, उसको कमजोर क्यों कर रहे हैं? और ये उसमें ये है कि जहां तक इंटरनल फंक्शनिंग है इलेक्शन कमीशन की, तीनों कमिश्नर्स के पावर्स बराबर हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स चीफ को ओवर रूल कर सकते हैं जैसे कोर्ट्स में होता है। लेकिन ये है कि एक थोड़ा सा उसमें कमी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप तभी हटा सकते हैं जैसे कि एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को वो प्रोटेक्शन नहीं दी गई। वो उनके लिए सिर्फ जब चीफ अगर चाहे तो हट सकते हैं, वैसे नहीं हट सकते। तो ये थोड़ा सा उसमें एक वो बहुत ही गलत उदाहरण था, हालांकि उसके बाद से अभी हुआ नहीं है, पर उसकी गुंजाइश उसकी बनी हुई है, उसको भी मेरे ख्याल से रोकना चाहिए। जो MS गिल थे, उनको बाद में जब वो चुनाव आयोग से हटे तो उनको राज्यसभा में ले आई उस समय की सरकार, और उसके बाद फिर उनको मंत्री भी बनाया। कुल मिला के जो एक फुल खराब सिस्टम होता है वो अभी भी नहीं है, उसमें भी काफी फेरबदल की, मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि जो इस तरह के उल्लंघन होते हैं जो नहीं होनी चाहिए, कुछ सोच समझकर इस तरह की आचार संहिता बनाई गई थी ताकि जब चुनाव हो, फ्री फेयर चुनाव हो, तो उसमें कहीं भी टेंशन न हो और एक लोकतांत्रिक तरीके से, सही तरीके से चुनाव हो। लेकिन ये और भी बेहतर करने की जरूरत है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो फिलहाल 9 बजे में इतना ही। नमस्कार।